नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे एक्सियोम मिशन 4 यानी AX4 के बारे में। ये वो निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए, जिसने काफी ध्यान खींचा है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इसके बारे में काफ़ी जानकारी है, तो आज हम देखेंगे कि इस मिशन के सबसे ज़रूरी पहलू क्या थे, मतलब इसके लक्ष्य क्या थे, क्रू में कौन था और ये इतना अहम क्यों है। हाँ, और इसकी खासियत ये भी है कि सोचिए, एक तरफ तो कमांडर हैं जो रिकॉर्ड धारक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, पैगी विट्सन जी, और दूसरी तरफ दशकों बाद भारत, पोलैंड, हंगरी जैसे देशों के यात्री अंतरिक्ष में जा रहे हैं, वो भी एक प्राइवेट मिशन पर। तो ये काफी अनोखा है। बिल्कुल। ये एक्सियम स्पेस, स्पेसएक्स और नासा की एक मिलीजुली कोशिश थी। इसमें स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन यूज हुआ, नया वाला ग्रेस नाम का। अच्छा, ग्रेस। ये 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ और फिर अगले ही दिन ISS पहुंच गया, है ना? जी, 26 जून को डॉकिंग हुई, सब कुछ ठीक रहा। चलिए, तो फिर क्रू की बात करते हैं। कौन कौन गया था इस उड़ान पर? कमांडर तो आपने बताया, पेगी विट्सन। हाँ, पेगी विट्सन अमेरिका से पूर्व नासा एस्ट्रोनॉट है और अब एक्सियोम स्पेस के साथ है। उनके नाम अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का अमेरिकी रिकॉर्ड भी है, तो उनका अनुभव जाहिर है बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और पायलट? वो भारत से थे, शुभांशु शुक्ला। जी, शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है और इसरो के ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट भी। ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका था। राकेश शर्मा जी के बाद ये दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। और ISS जाने वाले पहले भारतीय? हाँ, ये बात सही है। ISS पर जाने वाले पहले, और ये भारत के अपने गगनयान प्रोग्राम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण अनुभव है। उनका काम क्या था मिशन पर? मतलब क्या फोकस था? उनका मुख्य फोकस कृषि और जीव विज्ञान के प्रयोगों पर था। माइक्रोग्रेविटी में दालें उगाने जैसे प्रयोग। दिलचस्प। और 2 मिशन स्पेशलिस्ट भी थे? जी हाँ, एक पोलैंड से स्लावोस्कुस उज़नान्स्की विस्निव्स्की, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के प्रोजेक्ट एस्ट्रोनॉट है। इनके जाने से पोलैंड की वापसी हुई मानव अंतरिक्ष उड़ान में करीब 40 साल बाद। 40 साल, काफी लंबा अरसा है। और चौथे सदस्य? वो थे हंगरी से तिबोर कापू। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और हंगेरियन एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम हनोर से चुने गए हैं। सोवियत दौर के बाद हंगरी के ये पहले ऑर्बिटल अंतरिक्ष यात्री हैं। वाह, मतलब सच में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम जिसे एक प्राइवेट कंपनी ने मुमकिन बनाया। बिल्कुल, और यही इस मिशन को खास बनाता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ISS पर करीब 60 एक्सपेरिमेंट्स किए जाने थे। 60? हाँ, और इनमें 31 देशों का योगदान था। एक कमर्शियल फ्लाइट पर इतना बड़ा साइंटिफिक पेलोड यह अपने आप में प्रभावशाली है। और ये प्रयोग किस बारे में थे? ज्यादातर फोकस माइक्रोग्रेविटी बायोलॉजी पर था, मतलब सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में शरीर कैसे काम करता है, मांसपेशियों पर क्या असर होता है, इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और इस रिसर्च के नतीजे पृथ्वी पर भी काम आ सकते हैं, मेडिकल फील्ड में। अच्छा, तो सिर्फ अंतरिक्ष के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अंतरिक्ष में खेती, जैसे मूंग और मेथी के स्प्राउट्स उगाना, ये लंबी स्पेस यात्राओं के लिए खाना उगाने की तकनीक की तरफ एक कदम है। फिर माइक्रो एल्गी पर रिसर्च थी और टार्डिग्रेड्स जैसे जीवों पर स्पेस के तनाव का अध्ययन भी। टार्डिग्रेड्स? हाँ, वो तो बहुत मजबूत जीव माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये सब बुनियादी विज्ञान है जिसके दूर तक असर हो सकते हैं। और जैसा हमने क्रू की बात करते हुए कहा, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों के लिए एक बड़ा मौका था। निश्चित रूप से भारत, पोलैंड, हंगरी के लिए ये दशकों बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान में वापसी या कहें एक नई शुरुआत है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये मिशन कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में एक नया मोड़ ला रहा है। वो कैसे? ये दिखाता है कि एक्सियम स्पेस जैसी प्राइवेट कंपनियां अब सिर्फ अमीर टूरिस्ट को स्पेस नहीं भेज रही, बल्कि वो राष्ट्रीय सरकारों के साथ मिलकर उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड वैज्ञानिक रूप से अहम मल्टीनेशनल मिशन भी कर सकती हैं। ISS के लिए ये पहला ऐसा मिशन था। अच्छा, तो मतलब सरकारें अब स्पेस मिशन आउटसोर्स कर रही हैं एक तरह से? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के पूरे मॉडल को बदल रहा है। पर क्या सब कुछ एकदम आसानी से हो गया? कोई रुकावट नहीं आई मिशन में? देखिए, स्पेस फ्लाइट में चुनौतियां तो आती ही हैं। लॉन्च से पहले थोड़ी देरी हुई थी। एक तो फैल्कन 9 रॉकेट के स्टैटिक फायर टेस्ट के बाद लिक्विड ऑक्सीजन लॉक्स का एक छोटा सा लीक पता चला था। ओके। उसे ठीक करना पड़ा। फिर ISS का जो रूसी हिस्सा है, ज़्वेज़दा मॉड्यूल, उसमें एयर प्रेशर में थोड़ी कमी देखी गई।
तो सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं थी, पर हाँ, दोनों ही मुद्दों को समय रहते सुलझा लिया गया और मिशन आगे बढ़ पाया। अच्छा, तकनीक की बात करें तो ये क्रू ड्रैगन ग्रेस की पहली उड़ान थी, इसमें कुछ अलग था? जी, ये एक्सियोम के लिए बनाया गया 5वां क्रू ड्रैगन कैप्सूल है और इसकी ये पहली उड़ान थी। इसे फैल्कन 9 बूस्टर से लॉन्च किया गया, जो पहले भी इस्तेमाल हो चुका था। अच्छा, रीयूजेबल बूस्टर। हाँ, स्पेसएक्स की वही तकनीक। और एक मजेदार बात ये थी कि एस्ट्रोनॉट्स ने जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर के तौर पर जॉय नाम के एक सॉफ्ट टॉय हंस का इस्तेमाल किया। हंस, हाँ, ये अच्छा था। तो कुल मिला के इस मिशन का बड़ा असर क्या देखते हैं आप? देखिए, इसके कई लेवल पर असर है। एक तो ये नासा, इसरो, ईएसए जैसी सरकारी एजेंसियों के बीच कमर्शियल और साइंटिफिक सहयोग को मजबूत करता है। भारत के गगनयान प्रोग्राम के लिए तो ये बहुत जरूरी अनुभव देगा ही, जैसा हमने कहा। हाँ, और सबसे बढ़कर ये भविष्य के लिए एक मॉडल सेट कर रहा है कि कैसे प्राइवेट इंडस्ट्री और सरकारी लक्ष्य मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो एक्सियम मिशन 4 सिर्फ एक और स्पेस फ्लाइट नहीं थी, ये विज्ञान, राष्ट्रीय गौरव, खासकर भारत, पोलैंड, हंगरी के लिए और कॉमर्शियल इनोवेशन का एक संगम था। बिल्कुल सही कहा। और जो बात सबसे खास है वो ये कि ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्राइवेट सेक्टर के जरिए होने वाले मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नया स्टैंडर्ड बना रहा है। ये पहला मल्टीनेशनल, सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड कमर्शियल मिशन है। ये दिखाता है कि स्पेस तक पहुंच अब शायद थोड़ी और आसान और ज्यादा देशों के लिए मुमकिन हो रही है। हाँ, ये मिशन दिखाता है कि कैसे कमर्शियल कंपनियां देशों के स्पेस एम्बिशन को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। तो ये सवाल तो मन में आता ही है कि भविष्य में देशों और प्राइवेट कंपनियों के बीच स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसा बैलेंस बनेगा, किस तरह का सहयोग देखने को मिलेगा। ये सवाल आने वाले समय में और भी ज़रूरी होता जाएगा।